की कड़ी धूप मेहनत करते हुए ये है हमारे भारतीय किसान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम कृषि दर्पण में। मैं हूं आपके साथ प्रीति रागिनी। हमेशा की तरह नए विषय पर चर्चा हम करते हैं और आज का विषय बहुत ही खास हम आपके लिए लेके आए हैं। वो है बागवानी फसलों में सूक्ष्म सिंचाई का क्या महत्व है और ये सूक्ष्म सिंचाई होता क्या है। तो चलिए इस विषय को विस्तृत रूप से जानते हैं और हमारे साथ एक्सपर्ट है गौरव साहू सर। नमस्कार सर, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सर, हम और हमारे किसान भाई ये जानना चाहेंगे कि बागवानी फसलों में सूक्ष्म सिंचाई का क्या महत्व है और ये सूक्ष्म सिंचाई है क्या? सूक्ष्म सिंचाई मुख्यतः इसे हम जनरल भाषा में माइक्रो इरिगेशन या लो वॉल्यूम इरिगेशन के नाम से भी जानते हैं जी। इसमें फसल की सतह तक या पौधे की जड़ों तक ही हम सीधे पानी को पहुंचाते हैं। इस विधि से कम पानी में हमारी अधिक उपज प्राप्त होती है जी। जैसे कि हमें मालूम है बागवानी फसल जिसमें मुख्यतः फल, फूल, सब्जियां, मसाले, मशरूम कल्टीवेशन के साथ साथ औषधिक फसल भी आती है जी। यदि हम देखें जो आधार बागवानी फसल है जिसमें हम पौधों की दूरी लगभग 10 से 12 मीटर पे रखते हैं और इन पौधों में पानी देने के लिए हम सीधे पौधों के ऊपरी सतह तक पानी उपलब्ध कराते हैं जिससे हमारा पानी ज़्यादा वेस्ट नहीं होता है और पानी का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो जाता है जी। यानी कि पानी की बर्बादी को भी हम रोकें और सिंचाई सही तरीके से करें। बिल्कुल। तो ये बहुत ही अहम बात हो जाती है कि हमारी जो भी फसल है उसकी अच्छी पैदावार के लिए हमें समय समय पर पानी देना होता है, लेकिन कम पानी यानी कि कम पानी के साथ भी अच्छी तरह से सिंचाई करने की ये अच्छी पद्धति है। सर, हम ये जानना चाहेंगे झारखंड राज्य में सिंचाई का क्या महत्व है और क्या क्या संभावनाएँ हैं? झारखंड राज्य में यदि हम देखें भौगोलिक क्षेत्रफल के हिसाब से लगभग हमारे पास 80 लाख हेक्टेयर जमीन है जिसमें से 38 लाख जो है कृषि कार्य के लिए उपयोग में लाई जाती है। लेकिन यदि सिंचित जमीन देखें तो सिर्फ 2.5 लाख हेक्टेयर हमारे पास जमीन जो है सिंचित है। अच्छा। तो हम जो 38 लाख हेक्टेयर जमीन जो खेती के कार्य में लाई जाती है और सिंचित जमीन देखें तो बहुत कम है। तो सिंचाई की हमारे पास बहुत सारी संभावनाएं हैं क्योंकि हमारे पास अभी बहुत कम क्षेत्र में सिंचाई का उपयोग किया जा रहा है जी। दूसरा कि हमारे पास जो वाटर है वो एक स्थान पे रुकता नहीं है। यहाँ पे लगभग 1400 मिलीमीटर औसतन वर्षा होती है जो देश की औसतन वर्षा लगभग 1200 मिलीमीटर वर्षा है से अधिक होने के बाद भी सिर्फ एक ही फसल का हम उत्पादन कर पाते हैं। उसका मुख्य कारण है कि सही से हम जल स्रोतों का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं जी। तो यदि हम सिंचाई को बढ़ावा देते हैं तो हम इन जलों का उपयोग कर पाएंगे और जिससे हमारी पैदावार में भी वृद्धि की जा सकती है। बिल्कुल। ऐसे ही और भी कुछ सवाल हमारे किसान भाइयों के मन में चल रही होगी और उसमें से एक सवाल ये है कि बागवानी फसलों में माइक्रो इरिगेशन का महत्व और लाभ क्या है? सबसे पहले हम माइक्रो इरिगेशन के टाइप के बारे में एक बार जान लेते हैं। बिल्कुल। और फिर उससे हमारे क्या लाभ हो सकते हैं उसके विषय में भी जान लेते हैं जी। माइक्रो इरिगेशन में मुख्यतः 2 चीज़ें आती है जिसमें हम एक बोलते हैं स्प्रिंकलर इरिगेशन या उसी को हम फव्वारा विधि बोलते हैं। दूसरा होता है ड्रिप इरिगेशन जिसको हम बोलते हैं टपक सिंचाई जी। या उसको हम बूंद बूंद सिंचाई भी बोलते हैं। फव्वारा विधि में जैसे हमारी वर्षा का पानी आता है उसी हिसाब से हम छोटे छोटे बूंदों के फॉर्म में सीधे पौधे के ऊपर कृत्रिम रूप से वर्षा कराते हैं, स्प्रे कराते हैं जिससे अधिक से अधिक पानी का उपयोग किया जा सकता है जी। ड्रिप इरिगेशन में जिसको हम टपक सिंचाई या बूंद बूंद सिंचाई कहते हैं पौधों की ऊपरी सतह में और जड़ों में पानी उपलब्ध कराया जाता है जिसमें हम बहुत सारे कंपोनेंट्स यूज़ करते हैं। तो एक और सवाल आ जाती है कि हमारे जो राज्य में माइक्रो इरिगेशन सिस्टम का जो उपयोग किया जाता है उसमें बहुत सारे ऐसे उपकरण हैं जिसका इस्तेमाल किया जाता है, तो कौन कौन से उपकरण हैं और किस तरह से उसका इस्तेमाल करेंगे? देखिए,
जैसा मैंने अभी बताया कि माइक्रो इरिगेशन सिस्टम 2 टाइप के मुख्यतः होते हैं, जिसमें से बागवानी फसल के लिए हम जो इस्तेमाल करते हैं वो उसको हम बोलते हैं टपक सिंचाई, या फिर उसको हम ड्रिप इरिगेशन सिस्टम बोलते हैं। स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम जब हम खाद्यान्न फसलें उगाते हैं जैसे कि गेहूँ, इसके क्षेत्र में हम लोग स्प्रिंकलर इरिगेशन का उपयोग करते हैं जी। बागवानी के क्षेत्र में मुख्यतः हम ड्रिप इरिगेशन का उपयोग करेंगे। ड्रिप इरिगेशन के बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। यदि हम शुरुआत से देखें तो सबसे पहले इसमें एक पंप की आवश्यकता होती है और कंटिन्यूस वाटर सोर्स सप्लाई हमको चाहिए। उसके बाद पंप के बाद हमारे पास उसमें एक जो भी पानी आया है उसको फिल्टर करने के लिए एक फिल्टर यूनिट लगी होती है, जिससे हमारा पानी, जिससे बड़े बड़े सैंड पार्टिकल्स या कुछ रेत या मिट्टी जो के कण आए हैं वो उस फिल्टर से फिल्ट्रेट किए जाते हैं। उसके बाद हमारे पास उसी में एक यूनिट होती है, उसको हम फर्टिगेशन यूनिट बोलते हैं। फर्टिगेशन यूनिट में हम कोई उर्वरक है, कोई फर्टिलाइज़र यदि हम इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फर्टिगेशन यूनिट के थ्रू हम पौधों के जड़ों तक उसको डायरेक्ट हम पहुंचा सकते हैं पानी के साथ मिक्स करके। इसके बाद हमारे पास इसमें जो एक होती है मुख्य लाइन, जिसको हम मेन लाइन भी बोलते हैं जी। और दूसरी होती है लेटरल्स। लेटरल्स के पहले हमारे पास होती है सब लाइन। तो मुख्य लाइन के से कनेक्ट होती है हमारी सब लाइन के थ्रू हमारी लेटरल्स कनेक्ट होती है, और लेटरल्स के बाद हमारी सबसे लास्ट में जो एंड यूनिट होती है उसको हम बोलते हैं इमिटर्स। इमिटर्स जो हमारे पौधों की सतह के पास उपलब्ध होते हैं, जिसके थ्रू हमारा पानी उस जमीन पे बूंद बूंद टपकता है जी। बिल्कुल सर, ये तो अभी की जो माइक्रो इरिगेशन सिस्टम के तहत लोग सिंचाई कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले एक परंपरागत तरीके से भी करते थे। तो अब ये हमारे किसान भाई के मन में सवाल आ जाती है कि पहले जो हम परंपरागत सिंचाई करते थे और माइक्रो इरिगेशन को अपनाएंगे, इन दोनों में क्या फ़र्क है और दोनों का क्या लाभ मिल पाता है? परंपरागत रूप से यदि हम देखें तो पहले जो अभी भी बहुत जगह पे वह परंपरागत तरीके से सिंचाई की जाती है, जिसमें हमारे पास फरो है, बेसिन बनाया जाता है, चेक बेसिन बनाया जाता है। चेक बेसिन का मतलब है कि उस पौधों के आसपास एक सर्कल बना देना या एक आयताकार स्ट्रक्चर बना के उसमें पानी पहुंचाया जाता है। जब हम फरो से पानी पहुंचाते हैं तो वहाँ पे हमारा पानी वाष्पीकरण भी होता है, और जहाँ पे हमको ज़रूरत नहीं है वहाँ पे भी पानी हमारा जल मिट्टी के द्वारा अवशोषित किया जाता है, जिससे हमारा अधिक से अधिक पानी वेस्ट होता है। जो हमको यहाँ पे देखा जाए कि जो हमारे पास जिस समय पे पानी उपलब्ध नहीं हो पाता है तो उस समय पे यदि हम पानी इस तरीके से वेस्ट कर देंगे तो इससे हमको अच्छी पैदावार नहीं मिल पाएगी। यदि हम ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं तो सीधे हमको सतह पे पानी मिलता है, जिससे पहला तो जिसको हम वाष्पीकरण एवोपोरेशन बोलते हैं वो कम होता है। इससे दूसरा फ़ायदा है कि हम फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन दे सकते हैं। लगभग इससे हम 50 से 80%, कहीं पे 90% तक पानी हम बचा सकते हैं, और इसमें पैदावार में भी वृद्धि होती है। दूसरा चीज़ है कि इसमें हम हर दिन पानी दे सकते हैं प्लांट को, प्लांट के लिए अवेलेबल कराया जा सकता है जी। बिल्कुल सर, परंपरागत जो किसी सिंचाई करते थे उससे अभी का जो है माइक्रो इरिगेशन सिस्टम को अपनाना बेहद लाभकारी होगा हमारे किसान भाइयों के लिए, और किसान भाई ऐसा मानते भी हैं। अब रही बात, किसान भाई ऐसा सोचते हैं कि इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग कहाँ से प्रशिक्षण ले, किस तरह से चीज़ों को समझे, और इसी बात पर अटक जाते हैं और फिर पुनः वापस वही परंपरागत विधि को ही अपनाते हैं, जिससे क्षति भी होती है। पानी जहाँ पे कम चाहिए वहाँ ज़्यादा लागत मिल जाती है, पानी देना पड़ता है। तो ऐसे में आप पता है कि झारखंड में कहाँ प्रशिक्षण चल रही है और कहाँ पे जाके किसान भाई प्रशिक्षण ले और सही तरीके से अपनाएं? राज्य स्तर पर एवं केंद्रीय स्तर पर इससे रिलेटेड बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं, और इसको बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री सचल फसल सिंचाई योजना के तहत भी एवं माइक्रो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के तहत सरकार बहुत सारे अनुदान एवं सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है, जिससे लघु एवं सीमांत किसान इसका उपयोग कर सके, एवं उनके देखरेख के लिए, उनको मार्गदर्शन के लिए भी फील्ड पे स्टाफ कार्य कर रहे हैं, जिसका अच्छा रिजल्ट
हमको प्राप्त होता है कि किस समय पे हमको कैसे इसका उपयोग करना है जी। और राज्य स्तर पर अच्छा प्रशिक्षण भी इस पे दिया जा रहा है। राज्य एवं केंद्र की सहायता से कुछ किसानों को इसके प्रशिक्षण के लिए विदेश में भी पहुंचाया गया और उन किसानों ने इस विषय में अच्छी जानकारी प्राप्त करके अभी अच्छा सा सही से सिंचाई का उपयोग कर रहे हैं। जी। और हमारे इस कार्यक्रम के जरिए बहुत से झारखंड के किसान भाई जो देख रहे हैं और वो बहुत कुछ चाहते होंगे आपसे सुझाव या कुछ ऐसे संदेश जो कृषि जगत से जुड़ी हुई, तो हम चाहेंगे कि वो संदेश आप दें हमारे किसान भाई को। जैसे कि सिंचाई से रिलेटेड यदि मैं कहना चाहूँगा तो पहले तो आधुनिकता की तरफ किसानों को बढ़ना चाहिए। बिल्कुल। एक फसल ना लेते हुए जो 2 फसल 3 फसल का कॉन्सेप्ट है जिसको हम इंटरक्रॉपिंग, मल्टी क्रॉपिंग एंड मिक्स्ड क्रॉपिंग भी बोलते हैं, इन तकनीकों का हमको उपयोग करना चाहिए। साथ साथ हमारे पास प्लास्टिक कल्चर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी जो कि बागवानी में के लिए अच्छी मानी जाती है, जिसमें वेजिटेबल्स हमारे उगाए जाते हैं, तो प्लास्टिक कल्चर का हमको उपयोग करना चाहिए। लो टनल पॉली हाउस का उपयोग करना चाहिए। यदि संभव हो तो पॉली हाउस टेक्नोलॉजी का भी हमको उपयोग करना चाहिए जी। जैसा कि मैं बात कर रहा था इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग यदि हम एग्जाम्पल के लिए यदि लेते हैं, जैसे हम आम का पौधा यदि लगाते हैं तो आम का पौधा बनने में और फल देने में लगभग 3 से 4 साल का समय लग जाता है। उसी बीच में यदि हम और पौधे का दूरी, एक पौधे का दूरी हम 10 × 10 मीटर के दूरी पे लगाते हैं। यदि हम 2 कतारों के बीच में जो स्पेस बचा है उसमें यदि कुछ वेजिटेबल क्रॉप, साथ में कुछ दलहन, मसाले यदि लगाते हैं और उसमें इरिगेशन सिस्टम का उपयोग करते हैं जिसमें मुख्यतः स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन आता है, साथ में हम उसमें प्लास्टिक कल्चर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल करते हैं, तो इससे हमको अधिक उपज भी मिलेगी। जो ज़मीन हमारी 3 साल 4 साल बाद बागवानी फसल जो हमको आउटपुट देने वाली है, उसके उसी टाइम पे हमारी दूसरी फसल से भी हमको अच्छी उपज मिल सकती है एवं अच्छी आय प्राप्त की जा सकती है जी। बिल्कुल। तो मेन है कि हमको कम समय पे अधिक उपज का उपयोग करना है, सरकारी जो भी योजनाएं हैं उनका लाभ प्राप्त करना है और इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करके अधिक से अधिक उपज में वृद्धि करना है। बिल्कुल सही बात है। और बदलते युग के साथ बहुत कुछ में बदलाव आया है, तो कृषि जगत में भी काफ़ी कुछ बदलाव आया है और हमारे किसान भाई इस बदलते हुए तकनीकों को अपनाएंगे तो बिल्कुल मुनाफा भी करेंगे और अच्छी किसान के तौर पे भी अपने महत्व को पहचान पाएंगे। हाँ, ये इसका महत्व जरूर किसान भाई समझ पाएंगे और अभी बहुत से किसान हैं जो ऑलरेडी इस सब चीज़ों को समझ रहे हैं और इसका अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं जी। और हम ये भी कहेंगे कि किसानों को प्रशिक्षण प्रॉपर लेना चाहिए, किस विधि से लगाया जाता है, इसके हमको इनपुट कास्ट के साथ साथ आउटपुट में कितना वृद्धि हो रहा है यह भी देखना चाहिए। जी बिल्कुल। तो आज का ये विषय और विषय पे तमाम तरह की जानकारियों का लाभ हम ले रहे थे और सर आपने बहुत अच्छे से हमें सभी चीज़ों के बारे में बताया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। किसान भाइयों, हम जानकारियाँ ले रहे थे बागवानी फसलों में सूक्ष्म सिंचाई का क्या महत्व है। हमें उम्मीद है मिली हुई जानकारियों का आप भरपूर लाभ लेंगे। बहुत जल्द मिलेंगे एक नए विषय और नए विशेषज्ञ के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए कृषि दर्पण। नमस्कार।